हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस सेशन के अंदर मैं कोई आपके साथ टॉपिक को डील करने वाला नहीं हूँ। इस सेशन के अंदर हम वही डिस्कशन करने वाला हूँ भी आपको नोरसेट का एग्जाम देना कैसे है। जो फर्स्ट बार दे रहा है उसके लिए, जो एक दो बार फेल हो चुके हैं उनके लिए, ठीक है। नोरसेट जिसने 8 दे लिया, 9 दे लिया, फिर अभी 10 देना है उनको, ठीक है। उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है ये सारा डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के अंदर सारा जो मैं करूंगा ना इस सेशन के अंदर, सबसे बड़ा एक ही काम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द नोरसेट 10। नोरसेट 10 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने की संभावना है या आज तक जितने भी सवाल बने थे और बनने वाले हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन, ठीक है। आपका पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी है ना नोरसेट 10 को लेकर, ठीक है। यहाँ से ऐसा नहीं है भी मतलब ये डायरेक्ट टाइम, ठीक है, लेकिन इन टॉपिक से थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा 101%। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। किससे? टॉपिकों से। मुझे पता है जितने भी एग्जाम मैंने दिए आज तक और आगे एग्जाम में आने की जो संभावना है ना उसके हिसाब से बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खास करके जैसे नोरसेट हो गया, नोरसेट के अंदर इन्हीं टॉपिक से सवाल बने हैं और आगे इन्हीं टॉपिक से सवाल बनने वाले हैं। तो विदाउट आप ऐसा मत सोचना भी मतलब ठीक है भी ये इन फ्यूचर इन चीजों से सवाल बनते आ रहे हैं और बनेंगे, ऐसी वैसी चीज नहीं। इनको सर्च करने में टाइम लगता है, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, तो ऐसे इसको इग्नोर नहीं करना है। जिसको नौकरी लगना है ना उसको तो इन टॉपिकों से पढ़ लेना। अभी आपके पास 3.5-4 महीने पेंडिंग है, ठीक है। नोरसेट आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां से कौन से टॉपिक से सवाल आने की संभावना रहती है। तो पहला आपका एक एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब एक बड़ा पार्ट रहता है F1 यानी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। एंडोट्रेकियल ट्यूब से 101% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सक्शनिंग आपको याद करना है, दूसरा टॉपिक आपका सक्शनिंग रहेगा, ठीक है। एंडोट्रेकियल ट्यूब, सक्शनिंग, उसके बाद में पोजीशंस ऑफ पेशेंट जो होते हैं उनकी पोजीशन से एक सवाल पक्का मिलता है आपको। उसके बाद में आईवी कैनुला इंसरेशन एंड केयर। आईवी कैनुला आपने लगा दिया, जैसे आपने नाम सुना होगा फ्लेवाइटिस, इनफिल्ट्रेशन, ये जो सारी आपके होते हैं ना साइड इफेक्ट ऑफ द आईवी कैनुला, ठीक है। उसके अंदर से प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर से भी, ठीक है। एक आपको जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया के जितने भी कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है, या जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देखने हैं। आपको टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए एनेस्थीसिया का, क्योंकि एनेस्थीसिया से मेंस के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड, सीजर एंड नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी है, ठीक है, वो कवर करनी है। निडल स्टिक इंजुरी, यानी आप कहीं ओटी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर या कहीं वार्ड के अंदर काम कर रहे हो, आपको निडल स्टिक इंजुरी होगी तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक आएगा सेंट्रल वेनस प्रेशर या सेंट्रल लाइन जिसको बोलते हैं। सेंट्रल लाइन से 2 या 3 क्वेश्चन 101% बनेंगे। कितने? 2 या 3 क्वेश्चन। किसके अंदर? सर प्री के अंदर भी बनेंगे और मेंस के अंदर भी बनेंगे। खास करके मेंस के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल वेनस प्रेशर के अंदर या सेंट्रल लाइन से, सीवीपी, ठीक है। उसके बाद में चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, अगला टॉपिक रहेगा आपका चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद में अगला टॉपिक रहता है वेंटिलेटर केयर। एक पेशेंट है जो वेंट पे, उसकी आपकी प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, इट ऑल अबाउट सारी चीजें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। एनजी ट्यूब फीडिंग केयर, आपने एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से किसी पेशेंट को फीडिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एनजी ट्यूब फीडिंग के अंदर आपको केयर कैसे करनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक रहता है फोलिस कैथेटर केयर। फोलिस कैथेटर मेल और फीमेल के अंदर दोनों कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फोलिस कैथेटर का क्वेश्चन 101% आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फोलिस कैथेटर केयर आ गया। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन, किससे? टीपीएन से सर, टीपीएन से, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से। उसके बाद में कोलोस्टोमी, ठीक है। ये जो सारे थे ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मैंने टॉपिक बताए हैं। इनको आप देख लेना एक बार, एग्जाम देके आने के बाद में भी देखना, क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं टॉपिक से बनेंगे नोरसेट के अंदर, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला पार्ट आपका लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर कौन कौन से आते हैं भाई? जैसे कॉमन एक्सरे, आपको पता होना चाहिए कॉमन एक्सरे। जैसे भी आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जितने भी डिजीजेज है उनको पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा कॉमन एक्सरे के अंदर। जैसे आपने देखा होगा टॉफ का एक्सरे दे देते हैं, हार्ट शेप, बूट शेप पूछ लेते हैं, उसके अंदर सीओपीडी का दे देगा, एम्फाइसीमा का दे देगा, टिब्बी का दे देगा, कोई भी आपको एक एक्सरे मिलेगा, उसकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इससे। चेस्ट, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, केयूबी एंड किडनी, जीआई ट्रैक, ये सारी चीजें आएगी। बोन मेरो बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आज तक बनता है और आगे भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आपका वो जो टॉपिक है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस।
ये तो स्टार लगा लो इस पे, 101% 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मेंस दे लेना चाहे प्री में बैठ जाना, दोनों के अंदर इसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर से, ठीक है। ये बहुत मेजर पार्ट रहता है इसके अंदर। F1 के अंदर नॉर्मल लैब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल लैब वैल्यू का मतलब ये पीसीवी आपको पता होना चाहिए, सीबीसी, एचबी वगैरह वगैरह, जितना भी नॉर्मल लैब वैल्यूज होती है वो सब पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे ब्लड ग्रुपिंग एंड ट्रांसमिशन, ये भी ब्लड का हिमेटोलॉजी का एक पार्ट है। ब्लड ग्रुपिंग एंड ट्रांसमिशन, ब्लड ग्रुप कौन सा किसको दे सकता है, किससे किसको ट्रांसफर हो सकता है, ये सारे ब्लड ग्रुप के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये प्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर हिमेटोलॉजी के बाद में ब्लड जो स्पिल मैनेजमेंट होता है ना, ब्लड स्पिल मैनेजमेंट टॉपिक है एक, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में एसिड बेस इंबैलेंस और एबीजी एनालिसिस, एबीजी को आप स्टार लगा सकते हो, 5 स्टार लगाओ इस पे। एबीजी का क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम दे देना, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में 101% एबीजी प्रायोरिटी पे रखता है एग्जामिनर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल में किस किस को लेके आएंगे, जैसे आईसीएन होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो पहला टॉपिक इसके अंदर रहता है हैंड वॉशिंग टेक्निक। हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग समझ गए आप, मेडिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जैसे भी मतलब कितना टाइम लगता है, ये सारा टॉपिक अभी आगे जो क्लास होगी मैं सारे टॉपिक इन क्लासों के अंदर उठाने वाला हूं और सभी के अंदर से आएगा। नोट सेट से पहले पहले जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं इन सभी को इसी क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आके बाद में देखना एग्जाम देने के बाद में हैंड वॉशिंग टेक्निक पहला टॉपिक। दूसरा स्टैंडर्ड स्क्रबिंग इन ओटी, ओटी के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड स्क्रबिंग यूज करते हैं उनके बारे में, प्रिकॉशन एंड कॉन्टैक्ट एंड एयरबोन्स, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ ग्लव्स, गाउन, पीपीई किट, ये सारी चीजें आगे। ड्रग डोज कैलकुलेशन, स्टार लगा लो भाई इस पे। ये ड्रग कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है ना, ड्रग कैलकुलेशन का, आज तक मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा जिसके अंदर ड्रग कैलकुलेशन का सवाल ना आए, ठीक है। उसके बाद में ब्लड एंड यूरिन सैंपल कलेक्शन, ब्लड का सैंपल कलेक्शन एंड यूरिन का सैंपल कलेक्शन, दोनों चीजों के अंदर कहां से मिड स्ट्रीम से लेते हैं, कहां से लेते हैं, कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, कारण क्या, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट जो इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, हॉस्पिटल फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल, पुल द पिन, एम द साइड, ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के अंदर ये इतने टॉपिक थे इसके अंदर। हैंड वॉशिंग, टेक्निकल स्टैंडर्ड स्क्रबिंग आ गया, प्रिकॉशन एंड ये सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट। पेशेंट केयर और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, पेशेंट जैसे कोई प्री ऑपरेटिव पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, कोई भी पेशेंट हो, ठीक है। ज्यादातर पूछा जाता है मेंस के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के बारे में, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के मैनेजमेंट के बारे में। और ये जो सारे टॉपिक है ना, ये खतरनाक टॉपिक है, इनसे आपको क्या है प्रायोरिटी बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सीपीआर, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन के अंदर से 101% क्वेश्चन बनता है, मेंस के अंदर भी बनता है और प्री के अंदर भी बनता है। ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए सीपीआर का। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, एबीसी के आधार पे, यानी प्रायोरिटी देनी है आपको एयरवे के आधार पे, ब्रीथिंग के आधार पे और सर्कुलेशन के आधार पे प्रायोरिटी सेट करनी है। ये भी क्वेश्चन 101% बनता है। अगला टॉपिक आपका है स्नेक बाइट एंड विनम मैनेजमेंट। किसी पेशेंट को स्नेक ने काट लिया, बाइट है, अब विनम मैनेजमेंट, उसके जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करेंगे, सारी प्रायोरिटी बेस्ड के क्वेश्चन किन से बनते हैं, इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। अगला आ गया पॉइजनिंग मैनेजमेंट। आर यू पोस्टेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ए पेशेंट कम इनटू द योर वार्ड, इट पेशेंट इज पॉइजनिंग, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस पेशेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। अगला टॉपिक है वुंड केयर, लॉन्ग टाइम से वुंड केयर एंड ड्रेसिंग टाइप, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सारी चीजें है ना, ये देखने पढ़ो चाहे कहीं से, ये बात नहीं होती आप थ्योरेटिकल पोर्शन कहीं से कवर करो, कहीं से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, कुछ भी करो, लेकिन इन टॉपिकों से करो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सिलेबस के आधार पे आज तक एग्जाम हुए हैं, उनको सबको एनालिसिस करने के बाद में ये टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको भी इन टॉपिकों से क्या क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। आगे चलते हैं, बैंडेज एंड कास्ट एप्लीकेशन। अगला टॉपिक आपका बैंडेज एंड कास्ट एप्लीकेशन, एक क्रच वॉकिंग, क्रच वॉकिंग का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, लेकिन कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी क्वेश्चन आते हैं इसके क्रच वॉकिंग के। कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर के अंदर अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर। अगला जो आप देखोगे वो प्रायोरिटी केयर बेस्ड ऑन एयरवे ब्रीथिंग एंड मास्लो हायरार्की, ये चीजें आ गई,
मास्लो हायरार्की थ्योरी के अंदर और सीबीएसई एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन के आधार पे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको पैटर्न क्वेश्चन मिलते हैं एम्स के अंदर, क्योंकि एम्स का क्राइटेरिया क्या होता है वो आगे डील करेंगे। उसके अंदर कितने क्वेश्चन प्री के अंदर आते हैं, कितने मेंस के अंदर आते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो उनके लिए क्या है, और जो 2-3 बार दे चुके हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए अब आने वाले 3 महीनों के अंदर। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन, कोई ऑर्गन डोनेशन कर रहा है, इसका प्रोसीजर क्या है, कब सर, आफ्टर डेथ के बाद में, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा। इसके बाद में स्पेसिफिक कंडीशन एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आप नर्सिंग इंटरवेंशन बचाव कैसे करोगे पेशेंट का, ये इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। यूरिनरी एलिमिनेशन एंड क्रेड मैन्यूवर, ये भी टॉपिक किसके अंदर, F1 के अंदर, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूल डिजीज, यानी किसी भी डिजीज के अंदर स्टूल के कलर के बारे में क्या है पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम 101% क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3, किसके अंदर, मेंस के अंदर। अभी तक नॉर्सेट 5 से लेकर 9 तक एक भी ऐसा नहीं हुआ है जिसके अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का क्वेश्चन न दिया गया हो। उसके बाद में डी, ये छोड़ो, डिहिसेंस इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर पिछले 2-3 एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है, लेकिन ये डाला गया था इसके अंदर। पर जो इंपॉर्टेंट होंगे जिससे क्वेश्चन बनेंगे वही डील करेंगे। डिहिसेंस, एविसरेशन, ये सारी चीजें बहुत, अभी टाइम निकल गया इन चीजों का। अब देखो ये नंबर पंक्चर नहीं है, ये हमारे भाई साहब ने गलती कर दी यहाँ पर, लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर से क्या है, लंबर पंक्चर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में गैंग्रीन मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ गाइडलाइन, गैंग्रीन का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट आपको याद करनी है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। उसके बाद में अगला टॉपिक याद करना है आपको, कोड ऑफ एथिक्स। टॉपिक याद नहीं करने, इनके MCQ प्रैक्टिस करने हैं डेली। 100 क्या होना चाहिए, 100 आपके MCQ प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली की। कितने की, डेली की आपको 100 MCQ प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका क्या है सिलेक्शन प्री निकलने के 101% चांस होते हैं। टोट इन या चाहिए टोट आगे नर्सिंग, ये एथिक्स और इसी के अंदर आ गया, लीगल एंड एथिक्स के अंदर आ गया, दोनों टॉपिक ये है, किसके अंदर, F1 के अंदर। अगला टॉपिक है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी। यहां तक ये जो सारे चल रहे हैं अभी फंडामेंटल कई चल रहे हैं, ये सारे टॉपिक मैंने बता दिया आपको इंपॉर्टेंस। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के अंदर क्या होगा भी, जैसे गुडल्स एयरवे के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंट्रल फीडिंग बैग के बारे में पता होना चाहिए, ड्रेन डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, चिटल फोर्सेप कहां काम में लेते हैं, सर्कुलर स्टेपलर कहां पे काम में लेते हैं, लीनियर स्टेपलर कहां में काम में लेते हैं, कोटरी डिवाइस, ठीक है। इनकी इमेज बेस, इनके ज्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं वो रहते हैं इमेज बेस। इमेज बेस सबसे बड़ा, 2 ही पार्ट आपको कवर करने हैं इसके अंदर, एक तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दोनों ये क्या 60% वेटेज तो दोनों का ही रहता है। किसके अंदर सर, मेंस के अंदर। कितना, 60% वेटेज किसके अंदर रहता है, मेंस के अंदर। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो क्या है आपका 60% वेटेज रखते हैं मेंस के अंदर। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है इन्फेंट फीडिंग ट्यूबिंग। इन्फेंट को क्या करना है, फीडिंग करवाने के लिए ट्यूब जो होती है उसके साइज के बारे में, कलर के बारे में, ये सारे आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में सक्शनिंग कैथेटर, ठीक है। सक्शनिंग कैथेटर के बाद में अगला एब्डोमेन बाइंडर, ट्रेपिस बार, फ्रेंच साइज ऑफ ट्यूबिंग, मीनिंग एंड नंबर। फ्रेंच साइज, फ्रेंच के अंदर पूछा जाता है किस किस साइज का ट्यूबिंग का, जैसे एनिमा के अंदर ट्यूब जो होती है वो कितने नंबर की, फ्रेंच का साइज मतलब साइज से रिलेटेड जितने भी है, चाहे ईटी ट्यूब है, बीटी ट्यूब है, सीटी ट्यूब है, टीटी जीटी, जितनी भी ट्यूब है उनके अंदर, ठीक है। गैसेज यूज इन ऑपरेशन थिएटर, जैसे एनेस्थीसिया के अंदर कौन सी, वेपर फॉर्म के अंदर कौन सी गैस काम में लेते हैं, जैसे येलो कलर की होती है, रेड कलर की होती है, ग्रीन, ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसके अंदर, एनेस्थीसिया का ये टॉपिक है। सोली रिट्रैक्टर, पेरिफेरल इंसर्टर, सेंट्रल लाइन कैथेटर, सेंट्रल लाइन कैथेटर, सेंट्रल लाइन से तो मान के चलो आप 3 से 4 पिछले नोट सेट 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, और पिछले नोट सेट जो हुआ था ना, नोट सेट 8 के अंदर कितने से 3 से 4 क्वेश्चन तो सेंट्रल लाइन के ही थे, 2 इमेज बेस्ड थे, 2 वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन से थे, ठीक है सर। एंडोट्रेकियल कट मैनोमीटर के बारे में और एंडोट्रेकियल डायलेटर के बारे में, इतने टॉपिक आपको क्लियर हुए। ये जो सारे टॉपिक मैं बता रहा हूं ये वही टॉपिक है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लेके आते हैं। आगे बात करते हैं, ये आ गया सर, किसका आ गया सर, ये एपिज्यूटोमी सीजर की इमेज दी गई थी, इसका क्या है, इमेज बेस। इमेज बेस इससे क्या है, टॉपिक आप पूरा पढ़ो एपिज्यूटोमी, इसका मतलब मैंने नाम बोला ना एपिज्यूटोमी, तो एपिज्यूटोमी से जितने क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना होती है उनको एक बार पूरा रीड कर लो, ठीक है।
जैक्सन प्रोटेक्ट जैक्सन, ये गलत लिख दिया, प्रोड्रेन को बोलते हैं उसको, जैक्सन ड्रेन के नाम से जाना जाता है। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के अंदर 121 डिग्री सेल्सियस, ये कितने मिनट तक कितना सिस्टम, ये सारा आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद में स्पंज होल्डर, क्या करते हैं, स्पंज होल्डर, स्पंज होल्डर की बात करें, स्पंज होल्डर की बात करें तो स्पंज होल्डर अगला टॉपिक हो गया। और इसके बाद में क्या होगा, फिटोस्कोप। इसके बाद में बीपी हैंडल की इमेज पूछी गई थी, लेरले पीछे वाली जो अभी जो अब हुआ था ना नोट सेट, उसके अंदर कौन सी, बीपी हैंडल की, बीपी हैंडल की क्या थी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, किसका, बीपी हैंडल का। सक्शनिंग कैथेटर मैंने बता दिया। और हाँ, क्रश ट्रॉली, क्रश ट्रॉली की इमेज भी आई थी, एक क्रश ट्रॉली, क्रश ट्रॉली आप जानते हो, इमरजेंसी के अंदर आपने जो ट्रॉली देखी है ना इमरजेंसी, उसको क्रश ट्रॉली के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर से आपको पूछा क्या जाता है भी, इस ट्रॉली के अंदर कौन से जो क्या रखा जाता है, कौन कौन सी इमरजेंसी ड्रग्स होती है। इमरजेंसी ड्रग्स का एक अलग ही बड़ा ही पार्ट है, जिसके अंदर आपको कम से कम 15-20 इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर होना चाहिए। अगला चलते हैं, अब देखो भी, अब चलते हैं अपने फैमिली प्लानिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट के अंदर। किसके अंदर, फैमिली प्लानिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। फैमिली प्लानिंग से भी किसके अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, पहला टॉपिक इसका है मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इट्स ओके। अगला टॉपिक आप पढ़ोगे एमनियोटिक फ्लूइड, उसके बाद में पढ़ोगे साइन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद में पढ़ोगे सप्लीमेंट, अच्छा एनीमिया एंड सप्लीमेंट फोलिक एसिड, फोलिक एसिड एंड एनीमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लासेंटा प्रीविया, अब्रप्चो प्लासेंटा, पीपीएस, पोस्टपार्टम हेमरेज, इन सभी से क्वेश्चन आज तक बने, आगे भी बढ़ेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन ओबीजी, ओबीजी के अंदर यानी ओब्स एंड गायनी के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स यूज होती है उनका भी क्वेश्चन आज तक तो टला नहीं है, आगे पता नहीं, आज तक क्वेश्चन आते रहते हैं इनके भाई, सीधी सी बात बताऊं थाने में। ऑक्साइटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ऑक्साइटोसिन का एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कहाँ काम में लेते हैं, कब कॉन्ट्रेक्शन में लेते हैं, क्या करते हैं, कहाँ यूज ली जाती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ यूज की जाती है, जैसे दिस इज दी ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इक्लेम्पसिया, ठीक है, तो इक्लेम्पसिया के अंदर भी ये काम में ली जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में पता होना चाहिए, रेस्पायरिडोन के बारे में, फीमेल पेल्विस एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए, फीमेल की पेल्विस के जो एनाटॉमी होती है ना उसके बारे में पता होना चाहिए, फिटल स्कल के बारे में पता होना चाहिए, फिटल के स्कल के बारे में। फिटल स्कल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनने के 101% चांस रहते हैं इसके अंदर। अगला टॉपिक आपका ब्रेस्ट कैंसर, फिर पढ़ना है आपको, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जाना है, फिर कोड की एबनॉर्मलिटीज के बारे में जाना है, ठीक है, लॉन्ग कोड, शॉर्ट कोड, ये जो सारी चीजें होती है। कोड, कोड मतलब अम्बलाइकल कोड की बात कर रहा है, अम्बलाइकल कोड के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में, बिल्कुल, यानी पूरा लेबर का पार्ट, पूरे लेबर याद होनी चाहिए। लेबर से क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, कौन से सर, इमेज बेस्ड भी बनते हैं, और साथ में कौन से बनते हैं, इमेज बेस्ड के साथ में सीधे थ्योरेटिकल पोर्शन भी प्रायोरिटी बेस पे, सिनेरियो बेस पे भी बनते हैं। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्सेप्ट पूरा याद होना चाहिए, एपिजियोटोमी टॉपिक पूरा होना चाहिए, एपिजियोटोमी के इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। इमेज दी जाती है आपको उसके अंदर, ठीक है, उसमें से इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो पूरे बनने की संभावना रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा फिटल की पोजीशन। किसकी, फिटल की पोजीशन, यानी बच्चे का प्रेजेंटेशन के बारे में या पोजीशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्टार लगा दो भाई इस पे, 101% क्वेश्चन मिलेगा आपको सर्वाइकल कैंसर से, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके अंदर, नर्सिंग के प्रेजेंटेशन के बारे में। उसके बाद में अगला टॉपिक आपका डिनोमिनेटर के बारे में, फिर अगला टॉपिक बच्चे के एटीट्यूड के बारे में, फिर स्टेशन के बारे में। आपने देखा होगा प्लस माइनस -2, आपको सब चीजें पता है। ये सारा जो बच्चे का जो स्टेशन होता है ना, जीरो स्टेशन यहाँ पे होता है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए आपको, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। लिगामेंट जो ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। पेल्विक फ्लोर मसल्स और लोकिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी याद होना चाहिए आपको। गटपाल स्कोर, जिसको जीटीपीएल बोलते हैं, गटपाल स्कोर बोला जाता है इसको, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला आपका टॉपिक रहता है, उसको बोलते हैं वेजाइनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। इससे भी आपको क्या है, बैक्टीरिया जो फंगस के द्वारा होते हैं उनसे क्या क्वेश्चन बनते रहते हैं, उनसे पूछते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ये जो टॉपिक सारे हम डील कर रहे हैं इनके अंदर से ओबीजी हो, फार्मा हो, एमएसएन हो, ये सारे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है। अगर आपने नहीं की है तो कैसे करनी है, आपने कर रखी है तो क्या करना है, ये सारी चीजें हम डील
करने वाले हैं। ठीक है, पेरिनियल टीयर एंड वेजाइनल हिमेटोमा के बारे में। ठीक है, डायबिटीज यानी डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जीडीएम। जीडीएम टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूरे बनते हैं। इस तरीके से आगे चलते हैं, ओबीजी का पार्ट अपना चल रहा है। अगला टॉपिक रहेगा आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, मतलब PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। उसके बाद में मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मल्टीपल प्रेगनेंसी से इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है और साथ में क्या बनता है, इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, एक होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, NST इसको बोलते हैं, इसको स्टार लगाओ भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट से ओबीजी के अंदर 101% क्वेश्चन आएगा, पूरा क्लियर करके जाना है। NST को नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, इंडक्शन क्या है, इंडक्शन ऑफ लेबर, क्या, इंडक्शन ऑफ लेबर। इसके बाद में लियोपोल्ड मैन्यूवर, ये याद होना चाहिए। प्रेशर के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, प्यूबर्टी ठीक है क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन प्री के अंदर ज्यादा बनने के इसके संभावना रहती है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी के बारे में। ये पार्ट आया है कुछ किसका भाई, कम्युनिटी का पार्ट। कम्युनिटी के अंदर कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है या किस तरीके से इंपॉर्टेंट है टॉपिक और कहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी बात करूं तो पहले पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको कवर होना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मेडिकल सिंबल, जो साइन होते हैं ना, वो पूरे कवर होने चाहिए। सिंबल की इमेज बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एपिडेमियोलॉजी पूरी क्लियर होनी चाहिए। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पूरी क्लियर होनी चाहिए। इंसिडेंस के अंदर कोई भी नया केस जो फाइंड आउट होता है उसको इंसिडेंस कहते हैं। और प्रिविलेंस के अंदर ओल्ड और प्लस न्यू दोनों केस आए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंस और प्रिविलेंस के नाम से जाना जाता है। मोर्टिलिटी रेट के बारे में, CFR केस फर्टिलिटी रेट के बारे में, लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ऑल हेल्थ प्रोग्राम, कोई भी एग्जाम दोगे तो ऑल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर से क्वेश्चन बनता है। हेल्थ प्रोग्राम कौन सा कब आया था, ये सारी चीजें आपको क्या है, क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखो वेक्टर बोर्न डिजीज जितनी भी है, ये सारी जो डिजीज है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी एक एग्जाम हुआ था CREMS का, उसके अंदर सिर्फ टीबी और HIV, दो डिजीज से पूरे 90 क्वेश्चन दिए गए थे। 100 का अपना एग्जाम था, उसमें थे 90 क्वेश्चन दोनों डिजीज से, दोनों डिजीज ने कवर कर लिए। किसने, टीबी और HIV ने। इतनी इंपॉर्टेंट ये क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, जिसके अंदर पहली आ गई मलेरिया, पूरा कवर होना चाहिए। मलेरिया के पूरे प्रखच्चे उड़ा देना, मलेरिया से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। डेंगू पूरा याद होना चाहिए। डेंगू के बाद में चिकन पॉक्स के बाद में टीबी और HIV पे स्टार लगा लो, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। टीबी के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। रिप्स जिसको बोला जाता है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथामिडोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये पूरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो होती है, CHO के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चिकन पॉक्स डिजीज पूरी क्लियर होनी चाहिए, रूबेला पूरा क्लियर होना चाहिए, टाइफाइड पूरा क्लियर होना चाहिए। ये सारी क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। ठीक है, एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। दोनों पोर्शन आपका क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एग्जाम दो किसका दो, चाहे आप CHO का दो, चाहे आप एग्जाम किसका दो, CHO का दो प्लस आप नो सेट दोनों का दो। लेकिन जो देखो भाई, ये सारी बात कर रहा हूं मैं नो सेट की। अगर नो सेट को आप लेके चलोगे ना तो CHO तो वैसे ही निकल जाएगा आपका। हाँ, नॉन नर्सिंग अलग चीज है, वो चीजें अलग है। आप ये मत सोचो एग्जाम के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या क्या चीज हो रहा है। आप कंटिन्यू करो पढ़ाई को। एक दिन समय, बात समय की होती है और समय सबका आता है, टाइम सबका आता है। ठीक है, व्यक्ति आदमी कभी बलवान नहीं होता, बलवान होता है समय। ठीक है, आज कोई बोल रहा है, ठीक है, तो उसका समय है भाई, तो उसको आप ऐसे एक्सेप्ट करके कोई जवाब थोड़ी दोगे भी। हम मतलब कोई जवाब दे रहा है आपको तो आप जवाब दो, उसको रिस्पॉन्ड करो, गुस्से को पालना सीखो थोड़ा। ठीक है, सामने देने से कुछ नहीं होता भाई, रिजल्ट बोलना चाहिए। रिजल्ट जिस दिन बोलेगा सब अपने आप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे बोलने। अगला टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ एजेंसीज के बारे में। जैसे पूरा WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। डॉक्टर हर्षवर्धन इनके इंडिया के अंदर, टेड्रस एडनम इनके क्या अब्रॉड के अंदर है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और रेड क्रॉस सोसाइटी 1919 के अंदर आई थी। यूनिसेफ 1946 के अंदर आया था, 1946 के अंदर आया था। इंपॉर्टेंट नेशनल डे क्या होते हैं, WHO के बारे में, रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, यूनिसेफ से स्टार लगाओ इस पे, यूनिसेफ को। यूनिसेफ से इंपॉर्टेंट नेशनल डेज के बारे में, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ठीक है,
ऑक्यूपेशनल जैसे बेगोसिस डिजीज होती है वो शुगर केन के द्वारा होती है, आपको पता है। उस तरीके से ऑक्यूपेशनल जो डिजीज होती है ना वो सारी आपको याद होनी चाहिए। फिर एपिडेमियोलॉजी, सेक्स एंड रेशियो एंड केस फर्टिलिटी रेट, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस, ये दोबारा आ गया। अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट पे स्टार लगा दो भाई, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट पे स्टार लगाओ ताकि इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आ गया न्यूट्रिशन का पार्ट। न्यूट्रिशन जो होता है ना, न्यूट्रिशन पूरा वेटेज रखता है। पूरा वेटेज कहने का मतलब ये होता है भी आपको 7 या 6 क्वेश्चन क्या है, 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं किसके, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में भी क्या होती है सर, डिजीज है, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, बीएमआई हो गया, बॉडी मास इंडेक्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें आपको पूरी टिप्स पे होनी चाहिए। आपका टॉपिक पहला माल न्यूट्रिशन, दूसरा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तीसरा WHO की गाइडलाइन के हिसाब से न्यूट्रिशनल असेसमेंट, उसके बाद में बीएमआई याद होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। आयरन के ऊपर तो 101%, एनीमिया जितने भी है, एनीमिया से आयरन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैल्शियम पूरा क्लियर होना चाहिए, विटामिन्स पूरे क्लियर होने चाहिए, मिनरल्स पूरे क्लियर होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट पूरे क्लियर होने चाहिए, प्रोटीन अमाइनो एसिड पूरे क्लियर होने चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार बोल रहा हूं मैं, नोट सेट के। ठीक है, अप्रैल के अंदर एग्जाम है, 4 महीने पेंडिंग है अभी तक आपके पास। 4 महीनों के अंदर ये टॉपिक जो मैंने बताए हैं एक बार क्लियर कर लो, शिद्दत से बैठ के एक बार। हेमरोइड्स नहीं होगा कोई आपको, ठीक है, लॉन्ग टाइम तैयारी करोगे तो ऐसा नहीं होगा भी आपको हेमरोइड्स हो जाएगा, बैठना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाके ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए। ऐसे हवा में बातें करने से नहीं क्लियर होता भाई। कोई खड़ा रह के आपको बता रहा है ना तो उसके एफर्ट लगते हैं। इन चीजों को बनाने के लिए 1 हफ्ता पहले खराब करना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीजें बनती है, सारे एग्जाम देखने पड़ते हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं पीडिया पे। इसका थोड़ा साइज छोटा है लेकिन मैं आपको वर्बली बता दूंगा और धीरे बता दूंगा ताकि आप नोट कर सको। पीडिया के अंदर से, पीडिया एक छोटा सब्जेक्ट है, पूरा वेटेज रखता है, पूरा ही वेटेज रखता है। एसएनओ का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, भर भर के पीडिया के क्वेश्चन पूछे गए, पूरा पेपर सल्टा दिया पीडिया के अंदर। छोटा सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है, कंटिन्यू पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पहला टॉपिक है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डिहाइड्रेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन, ओआरएस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओआरएस प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में बताना चाहिए। फिर बच्चे की विनिंग कब शुरू करते हैं, 6 महीने पे करते हैं, उसकी पूरी प्रैक्टिस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में अगला टॉपिक है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर एस साइनोटिक आती है, साइनोटिक आती है, एएसडी होती है, पीडी होती है, वो सारी वीएसडी, ये सारी क्लियर होनी चाहिए। अगली बात करें तो उसके अंदर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की। एन्यूरोसिस यानी बेड वेटिंग का क्वेश्चन 100% सीएचओ के अंदर, नोट सेट के अंदर कोई भी एग्जाम दो मिलता ही मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। न्यू बोर्न एंड असेसमेंट एंड क्रिटिकल केयर के बारे में बताना चाहिए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बच्चे के अंदर, उसके बारे में। क्राउप जो डिजीज होती है उसको क्या करो, स्टार लगाओ, पक्का क्वेश्चन आता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, अच्छा एक्यूट एपिग्लोटो, गलत लिख रखा है, लिख देता हूं मैं, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, मिस्टेक हो जाती है कई बार स्पेलिंग के अंदर, क्योंकि जो बनाते हैं उन्होंने नर्सिंग थोड़ी कर रखी है, वो तो हम कोई भाई है वो बना देते हैं, दूसरा वो टेक्निकल टीम के हैं, उनको थोड़ी पता है अभी स्पेलिंग ये होती है इनकी। BFHI यानी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव केयर पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिक स्टेनोसिस पे स्टार लगा लो। ठीक है, लीवर बायोप्सी और सीजर दोनों एक साथ ही डाल दिए। लीवर बायोप्सी के अंदर से, लीवर जो बायोप्सी है ना, लीवर बायोप्सी का क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरी उम्मीद है। साथ में सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस या पूरे सीजर क्लियर होने चाहिए बच्चे के। फिटल स्कल की एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए, फिटल सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगला टॉपिक आपका हाइड्रोसेफेलस एंड सडन इन्फेंट डेथ के बारे में पता होना चाहिए। मेनिंजाइटिस अगला टॉपिक रहेगा आपका, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, मेथड ऑफ हीट लॉस, रेडिएशन, इवोपोरेशन, कंडक्शन, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे चलेंगे तो फोटोथेरेपी के बारे में, अंडर 5 क्लीनिंग के बारे में। फोटोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोथेरेपी के अंदर लाइट तक की इमेज पूछ के बता देंगे भी ब्लू कलर क्या काम कर रहा है और व्हाइट कलर क्या काम कर रहा है, समझ गए ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका पूरा पीडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो रहने वाले हैं।
आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फार्मा की। फार्मा भी पूरा वेटेज रखता है। फार्मा को आपको याद करने के लिए अलग से नहीं बैठना है। आप क्या करोगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कर रहे हो, एमएसएन कर रहे हो, उसके साथ में जितने भी बॉडी के सिस्टम आप याद कर रहे हो, जितने भी सिस्टम है, उन सिस्टम के अंदर लास्ट में आपको पता है जो डिजीज होगी, डिजीज के साथ में आपको फार्मा प्लेट देनी है, अलग से उठाना ही नहीं है। अलग से उठाओ तो इन टॉपिक को, किन किन को, जो ये मैं बता रहा हूं इनको उठाओ। एडीआर पूरा क्लियर होना चाहिए, कहां काम में लेते हैं, कितनी डोज होती है, कब काम में लेते हैं, ये सारा क्लियर होना चाहिए। कैटाकोलामाइन पूरा याद होना चाहिए। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यानी एपिलेप्सी के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो पता होना चाहिए। डायूरेटिक कौन कौन सी, लूप डायूरेटिक कौन सा होता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक कौन सा होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा जाता है कभी कभार, पेनिसिलिन के बारे में पूछा जाता है, टेट्रासाइक्लिन के बारे में पूरा पूछा जाता है, क्लोरामफेनिकोल के बारे में पूछा जाता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का क्वेश्चन छपेगा, पूरा 101% चांस है किसके, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में पूछने के। ठीक है, एनसेड आ गया, फिर ओपियोइड, ओपियोइड पूरे, मॉर्फिन पूरे, ये सारा किसका सिलेबस है। एडीआर, कैटाकोलामाइन, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, डायूरेटिक्स, एंटीबायोटिक के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में, टेट्रासाइक्लिन के बारे में, क्लोरामफेनिकोल के बारे में, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में, एनसेड और ओपियोइड और मॉर्फिन, ये सारे किसके अंदर आएंगे, फार्मा के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक, फार्मा डायनेमिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्मा डायनेमिक, ये पता होना चाहिए। अब देखो इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में डिजोक्सिन से क्वेश्चन आज तक बनता है और आगे भी बनेगा, ध्यान रखना। इपेरिन से बनेगा, वॉरफरिन से बनेगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट से बनेगा, सोडियम वेलप्रेट से बनेगा। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की एक एक ड्रग आपको क्लियर होनी चाहिए। नाइट्रोग्लिसरॉल एमआई के अंदर, एंजाइना के अंदर यूज की जाने वाली मोस्ट कॉमन ड्रग होती है नाइट्रोग्लिसरॉल, जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एंजाइना की, एंजाइना पेक्टोरिस की। उसके अंदर 101% नाइट्रोग्लिसरॉल से क्वेश्चन बनेगा, चाहे सिनेरियो बेस बनो, चाहे आपको क्या घुमा फिरा के कैसे ही पूछे, टॉपिक ये याद करने, कॉन्सेप्ट यहीं से लगेगा आपको। उसके बाद में डिफ्रोक्सामाइन आ गया, एंटी एलर्जी ड्रग, ये सारी आपको क्या है, ड्रग्स याद करनी है। आगे चलते हैं, अगला आ गया साइकेट्रिक, पागलों वाला सब्जेक्ट, पागल बनना पड़ेगा अगर आपको। साइकेट्रिक का मतलब क्या होता है, पागल, पागल होता है कि साइकेट्रिक का मतलब मनोविज्ञान, जो भी हो, ठीक है। लेकिन आपको इन टॉपिकों को याद करना है, ये समझने के लिए, करने के लिए आपको ऑफलाइन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब साइकेट्रिक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आज तक तो ना कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन तो बनते हैं, ठीक है, हल्के में लेना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ छंटी हुई डिजीज है उनके बारे में आपको जो जितने भी कॉन्सेप्ट लगते हैं वो क्लियर होने चाहिए, उनको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी जितनी भी होती है ना साइकेट्रिक के अंदर, ठीक है, जैसे इल्यूजन हो गया, हेल्यूसिनेशन हो गया, नियोलिज्म हो गया, डेल्यूजन हो गया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, हेबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया हो गया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया हो गया, ईपीएस हो गया, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम हो गया, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना आपको याद होने चाहिए। एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग सब्सटेंस से क्या है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। सिजोफ्रेनिया पूरा इंपॉर्टेंट है, सिजोफ्रेनिया से क्या है, पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगी, इससे क्या होता है, इससे सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। अगला टॉपिक आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर क्या प्लानिंग क्या होती है, प्लान कब आया था मेंटल हेल्थ एक्ट, और प्लान कब आया था एक्ट, ये सारी चीजें लागू कब हुई थी, बिल कब पास हुआ था, इससे क्या क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी के बारे में। ईसीटी से आपको, आप स्टार लगाओ इस पे, ईसीटी से क्या है 101% क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, चाहे इमेज बेस्ड बनो, चाहे प्रायोरिटी सिनेरियो कैसे भी हो, लेकिन क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में डेलीरियम, डेलीरियम, डिप्रेशन, मेंटल मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा और ओसीडी। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये जो सारे टॉपिक थे मैंने, क्योंकि अपने साइकेट्री के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए, ठीक है, इन्हीं से सवाल बनने की पूरी संभावना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक तो एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लस आपको F1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, दोनों सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया 55 से 60% रेशो कवर करते हैं पूरे एग्जाम के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। उसके अंदर क्या है, पहला आपका एक एक्यूट किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी की डिजीज जितनी भी होती है ना उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एक्यूट किडनी डिजीज क्या होती है, किडनी डिजीज, क्रोनिक डिजीज, लंग्स के साउंड के बारे में पता होना चाहिए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। पहला टॉपिक आपका एक्यूट किडनी डिजीज
क्रोनिक किडनी डिजीज, लंग्स साउंड के बारे में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, ईसीजी के बारे में पता होना चाहिए, स्टार लगा सकते हो ईसीजी पे आप। गैस्ट्रोटोमी क्या होती है, डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, ये पता होना चाहिए। एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर चेस्ट पेन, एंजाइना, एमआई, ये तो क्या है, पूरा सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा इंपॉर्टेंट है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर आपको कोई इमेज बेस भी, जैसे एक्सरे की इमेज या जिस जैसे भी हो, आपको इमेज देके पूछा जा सकता है। शॉक पे आप स्टार लगा सकते हो, शॉक के अंदर से कोई भी किसी भी तरीके से क्या है क्वेश्चन बन सकता है, पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में हाइपरटेंशन, एचटीएन, हाइपरटेंशन से भी क्या है कोई भी सवाल बनने की पूरी संभावना है। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपका कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा ही आ गया ये, ठीक है। इसके अंदर फिर पता होना चाहिए आपको कोलीलिथियासिस क्या होती है, कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, ठीक है। कोलीलिथियासिस के बारे में पता होना चाहिए, कोलिसिस्टाइटिस के बारे में पता होना चाहिए, एक कार्डियक साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, ऑल देयर हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इनके ये जो एमएसएन का पूरा पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं मेंस के अंदर, बनेंगे प्री के अंदर, लेकिन प्री के अंदर वही क्वेश्चन बनेंगे जो आपका मतलब इजीली क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, ठीक है, वो पूरे बनने की संभावना है। आगे बात करते हैं अपेंडिसाइटिस, डायलिसिस, एम्पुटेशन एंड एनीमिया के बारे में। एनीमिया 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 4 बार आ चुका, और एनीमिया से आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम नहीं हुआ है जिसके अंदर एनीमिया से कोई भी क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आगे चलते हैं, अगला आपकी डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, पार्किंस डिजीज के बारे में, प्रेशर शोर के बारे में, और फ्रैक्चर एंड फैट एम्बोलिज्म के बारे में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। अस्थमा पूरा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो। सिस्टिक फाइब्रोसिस पे स्टार लगा सकते हो, हेड इंजुरी पे स्टार लगा सकते हो, लिवर सिरोसिस, एडिशन डिजीज और माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस और एडिशन डिजीज दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, प्रेशर शोर वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बर्न का तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इमेज बेस भी आता है, प्रायोरिटी पे भी आता है, सिनेरियो पे भी आता है, तीनों चीजें आती हैं। आगे चलते हैं, आगे आ गया एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगला जो है आपका टॉपिक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसके बाद में एंडोस्कोपी, उसके बाद में एंडोस्कोपी क्लियर होनी चाहिए। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हेमरॉइड्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी के बाद में बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरी संभावना है। पेरिटोनाइटिस के बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए। कंजेस्टिव या कार्डियक फेलियर के बारे में पूरा पता होना चाहिए। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनफैक्ट जितने भी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कौन सी स्पायरोमेट्री क्या होती है, ये सारी चीजें आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट आपके पास है पेसमेकर। ये था भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आगे चलते हैं, आगे बात करें पेन स्केल, ठीक है। पेन स्केल पहला टॉपिक आपका पेन स्केल, उसके बाद में कुशिंग सिंड्रोम के बारे में, फियोक्रोमासाइटोमा के बारे में। अगला टॉपिक पेन स्केल, कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमासाइटोमा, कॉन्स डिजीज या एटेलेक्टेसिस, लंग्स का कोलेप्स हो जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हार्निया और हाइड्रोसिल दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज तक क्वेश्चन बने हैं। रिनल स्टोन 101% क्वेश्चन आने की संभावना है। स्ट्रोक पूरा याद होना चाहिए। जीबीएस पूरा क्लियर होना चाहिए। गुलेनबेरी सिंड्रोम, एटेलेक्टेसिस, उसके बाद में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और रिफ्रैक्टिव एरर, तीनों को स्टार लगा लो आप, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ग्लूकोमा हो गया, और कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव एरर, तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी सारे मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ये सारे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे पूरी क्या है, पूरा एक टाइम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी अपने पास 20 मिनट है, मैं 20 मिनट के अंदर आपको ये चीजें बताऊंगी आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। जो आप पहली बार नोट सेट के अंदर